बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक चीज़ आपसे बहुत ज़रूरी हमने जो रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम जिंदगियों में वापस जा रहे हैं, एहतियात बहुत ज़रूरी इख्तियार करें। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपनी भी अपने चाहने वालों की भी। और जैसे मैं और फरा भी डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे 3 बिठाए हुए थे मोटरसाइकिल पे, और 3 ही देखे, और वरना 5-5 भी होते हैं। कुछ बच्चों को तो छुट्टियां भी है ना, अभी आप देखें एक दिन आना एक दिन नहीं आना, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। अगर हम मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर फरा देखें ना, तो जो भी बाइसिकल पर या मोटर बाइक पर बैठता है तो जो पीछे भी बैठेगा ना उसने भी हेलमेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन तो 5 बंदे जब बैठेंगे, हाँ, जब वो लटके हुए होंगे तो फिर वो हेलमेट भी कैसे पहनेंगे। और फिर जिस तरह से कट्स मारे जाते हैं, जिस तरह से रास्ता बनाया जाता है, मुझे नहीं समझ आती कि उस 2 सेकंड के लिए आप अपनी इतनी खूबसूरत सालों पे मुहित जो ज़िंदगी है उसको कैसे ख़तरे में डाल सकते हैं। हो सकता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी आपके लिए इतनी अहम ना हो, बाकी घर वालों के लिए तो बहुत अहम है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आ गया, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया है। तो अपनी दुनिया के लिए जो है खुद एहतियात कीजिए। जो बच्चे आपने बिठाए हैं उनको भी कोशिश कीजिए कि आप कोई चीज़ अगर पहना सकते हो। वैसे तो हेलमेट होते हैं बच्चों की, अगर आप पहनाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप खुद तो इस्तेमाल। अच्छा, मैंने एक और कॉन्टेक्स्ट में भी बात करनी थी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाहर हो ना अगर, तो फिर भी उन्होंने मास्क लगाए होते हैं। हालांकि ओपन एनवायरनमेंट में भी अच्छा है कि आप एहतियात करें, लेकिन जैसे ही क्लोज स्पेसेस में आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या कमरे के अंदर आते हैं ना, तो वो मास्क उतार लेते हैं। और आजकल चूँकि दोबारा से दूसरी लहर की बात हो रही है और स्कूल्स भी खुल रहे हैं और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा से उसी लॉकडाउन वाली सिचुएशन में जो हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे ना, SOPs फॉलो करते थे, हमें उसी तरह से, ताकि ज़िंदगी रूटीन पे चलती रहे, दोबारा बंद ना करना पड़े। वैसे सिंध में खासी कन्फ्यूजन हुई है हमजा, कल जो वफाकी वज़ीर सेहत थी उनका बयान ये था कि बढ़ रहा है, सूबाई वज़ीर सेहत जो है उनका कहना ये था कि बढ़ रहा है कोरोना, स्कूल नहीं खोलने चाहिए। साहब ने कहा कि हाँ नॉर्मल है। तो हमें ये पता लगा कि टेस्ट बढ़ा दिए हमने। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान कंफ्यूजन नहीं है, ये हुकूमतों के अंदर भी, वज़रा के दरमियान भी कंफ्यूजन है। और इसी पर मुर्तज़ा वहाब कह चुके हैं पहले कि हमने स्कूल खोलने में जल्दबाजी की है। हाँ, और सईद गनी साहब ने कहा कि टेस्ट बढ़ा दिए हमने, केसेस नहीं बढ़े, टेस्ट बढ़ा दिए, रेशो वही है। तो रेशो वही है। जबकि जो अजरा साहिबा हैं जो कि सूबाई वज़ीर सेहत, उन्होंने क्लियरली कहा कि रेशो जो है वो चेंज हुई है। तो अब इन तमाम सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए वहाँ पर तो 28 तारीख से स्कूल खोलने का फैसला, लेकिन जहाँ जहाँ खुल चुके हैं वहाँ पर फिर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। तो सबसे पहले फिर टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक से लूटी रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से बड़ा मुतालबा कर दिया। बेबस अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। घी समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हुकूमत की जानिब से क्या मुनासिब इक़दामात किए गए। जी, वेलकम बैक। सो पहली जो हम अपनी स्टोरी है उसकी तरफ चलेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने खिताब किया है और उस खिताब के हवाले से कुछ अहम बातें। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक से लूटी रकम फौरी तौर पर वापस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से बड़ा मुतालबा कर दिया है और ये मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से फाइनेंशियल एहतसाब एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी के मौजू पर खिताब किया। बिल्कुल फरा, एक अहम चीज़ जो वज़ीर आज़म ने कही वो देखने वाली बात है। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनसे खरबों डॉलर जो हैं वो सालाना बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो मुहज़्ज़िब अक़वाम हैं जो फिर कहते हैं कि जी कि इनको फैटफ में डाल देना चाहिए, जब पैसा आ रहा होता है उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो उस पर नहीं रोकते कि जी कि मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा बाहर आ रहा है। वहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है कि जो पैसा आ रहा है उसका भी एहतसाब कर लिया जाए कि ये पैसा सही फेयर मीन से आ रहा है, और अगर किसी चोर रास्ते से आ रहा है, लॉन्ड्रिंग के नतीजे में आ रहा है और गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए से मुंतकिल हो रहा है, तो फिर उसको वहाँ पे देर एंड देन किया जाए। सिर्फ भेजने वाला ही जो है वो करप्ट नहीं है, रिसीव करने वाला भी करप्ट है। लुबे लुबाब है इस सारी कहानी। ऐसा वाइट कॉलर क्राइम है कि जिस मुल्क से पैसे जा रहे हैं
कदगने भी उसी मुल्क पर जो है लग रही हैं। और तो यही जो वज़ीर आज़म मुल्क ने कहा। अपना पैसा उससे बढ़ा रहा है, फिर वो कहता है कि जी आपके बैंक में फलां शख्स के अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो भी आप नहीं बताएंगे। तो वज़ीर आज़म ने यही कहा ना, उनका कहना था कि व्हाइट कॉलर क्राइम के जरिए से हर साल $1 खरब की मुंतकिली होती, कितनी बड़ी रकम है बिल्कुल। तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पे हम थोड़े थोड़े पैसों के हमारे जो है हेल्थ बजट्स होते हैं, एजुकेशन बजट्स होते हैं, सड़कें नहीं बन सकती, वहाँ से अगर $1 खरब उस तरक्की पजीर दुनिया से चला जाता है तो बड़ा लॉस है। हर साल जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनसे अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पे निकल जाते हैं। अच्छा, मौसर इकदाम के बगैर वज़ीर आज़म ने ये बहुत क्लियर किया कि हमें मौसर इकदाम करने होंगे, अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क जो है, वरना ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से पैसे निकलते चले जाएंगे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उन पैसों को तरक्की पजीर ममालिक से हासिल करते जाएंगे, और फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको ही ब्लेम करेंगे कि भाई आपकी तो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन जो पैसे आप ले रहे हैं वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग के ही पैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। से ये एक बहुत अहम है जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने बात की, और जैसे हमने आपको इससे पहले भी रिक्वेस्ट की है एक, और ये बार बार हम करेंगे कि तालीमी इदारे के खुलने के साथ साथ जो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं या जिनके बारे में रिपोर्ट की जा रही है, उसकी वजह यही है कि हम लोग SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो गया, कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एहतियात के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाना है। बिल्कुल फरा, एक और अहम मामला है, ये तो एहतियात हमने करनी है, लेकिन हुकूमत एहतियात नहीं कर रही, महंगाई करती जा रही है। हाँ, अब वो जैसे कहते हैं ना सस्ता क्या है सिर्फ, तो मुझे लगता है इंसानी जान बहुत सस्ती होगी, क्योंकि जहाँ पे महंगाई बढ़ जाए ना, वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पर लूट मार बढ़ जाती है, वहाँ पर करप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कोप करने का लोगों का जो मैकेनिज्म है वो फिर जराइम की सूरत में निकलता है, तो वो वहाँ इंसानी जान सस्ती हो जाती है। तो जो महंगाई की जो एक लहर आई है, जिसमें बिजली भी महंगी हुई, कल हम अद्वियात पे बात कर रहे थे कि अद्वियात की कीमतों में 260% जो है इजाफा है, तकरीबन 94 अद्वियात है जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर कोई नहीं है। अब यूटिलिटी स्टोर्स जो वहाँ पे कि रिलीफ मिलना था लोगों को, वहाँ उन्हें सस्ते दामों जो है वो चीज़ें मिलनी थी, वहाँ पर भी महंगे दामों मिलेंगी। घी, कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 17 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया, 17 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है। और इसी तरीके से दीगर अशिया है, जिसकी भी बात की जाए वो चीज़ महंगी होती जा रही है। तकरीबन 23 अशिया हैं जो पिछले एक हफ्ते में महंगी कर दी गई है। फी लीटर 17 रुपये बढ़ने का मतलब पता है आप शॉपिंग जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं घर की, तो वहाँ तो वहाँ पे आप जाए ना, 3-4 लीटर की अगर बॉटल है और उस पर पर लीटर पे 17 का फ़र्क पड़ रहा है, तो एक आपने 3 लीटर की बॉटल उठाई है तो उस पर तो आपको ठीक ठाक फ़र्क पड़ गया। और दूध भी जो है, आप दूध का भी देखें ना, तो 1 लीटर का पैक 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया, 1 लीटर का पैक 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि रिलीफ दिया जाएगा अवाम को, बल्कि सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जाएंगी ताकि यहाँ पर अवाम को सस्ते नरकों पे चीज़ें मिल सकें। वो रिलीफ की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ जो है ना 3 अशिया हैं जिनको सस्ता किया गया। अच्छा। 22 की जो कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन 23 है जो महंगी कर दी गई हैं, और आवाम के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद अभी ज़िंदगी बेहतर तो हो रही है, लेकिन मईशत उतनी बेहतर नहीं हुई कि लोगों का सर्कल बेहतर। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी बातें करने के अलावा ना कुछ लोगों का ओवरव्यू भी लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शराज मौजूद हैं लाहौर में, और लाहौर के लोगों का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, क्या कहना है महंगाई के बारे में, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शराज, क्या कहना है जिंदा दिलाने लाहौर का महंगाई के बारे में? फ़हीम भी हमारे साथ है। शराज से पहले हम फ़हीम की तरफ जा रहे हैं। फ़हीम शुक्रिया। फ़हीम लाहौर में है, फ़हीम से जानते हैं जी। फ़हीम बताइएगा। हमजा, महंगाई के हवाले से तो लोगों की शिकायत जो है वो मुसलसल सामने आ रही हैं, और पिछले 3 माह में जो आटे की सूरत हाल है, जो आटे की कीमत है वो आसमानों पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त लाहौर में चक्की का आटा जो है वो 75-76 रुपए किलो में मिल रहा है, जबकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। और उसके बाद अब ये जो नया महंगाई का तूफान आ रहा है, इससे तो लोगों की नींदें ही उड़ चुकी हैं, होश ठिकाने आ चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो अब अदवायात की कीमत में इजाफा होगा, जो आम अदवायात शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज महीने की 3 से 4 हज़ार के दरमियान उनकी आती थी, और अब बताया जा रहा है कि वो बढ़कर 7 से 8 हज़ार रुपए पर पहुंच जाएंगी। और इसी तरह ही अशियाए खुर्दोनोश जो है, दूध जो है बुनियादी जरूरत है, बच्चों के इस्तेमाल की है चीज है, उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ मसाला जात और दीगर चीजें जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो भी 100 रुपए से ऊपर जा चुकी है, और इसी तरह दीगर अशिया जो है वो आम आवाम से
दूर हो चुकी हैं। कहना यह है लोगों का कि कोरोना की वजह से और जो महंगाई की वजह से उनकी ज़राए आमदन जो कम हुए हैं, और ये मौका था कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाता उन्हें, लेकिन वो रिलीफ देने की बजाय एक महंगाई का बम फोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले जो दिन है उनके लिए, आप जिस दुकान पे खड़े हैं वहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, तो क्या बढ़ती हुई महंगाई इसकी वजह है कि लोग आ ही नहीं रहे कुछ चीज़ें लेने के लिए, या आपके आसपास कुछ ग्राहक नजर आ रहे हैं, कुछ मौजूद हैं? ये रुझान क्या है? मतलब कीमतें जब बढ़ती हैं तो लोग फिर अपने अखराजात को थोड़ा समेटने की कोशिश भी करते हैं ना। फरा, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, और 20 मिनट में कोई एक ग्राहक भी जो है वो यहाँ पर खरीदारी के लिए नहीं आया। अब सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं अब इंतहाई ज़रूरत के वक्त जो है वो चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। पहले लोग आते थे, कोई उनकी जेब में इस्तात इतनी होती थी कि लोग जो थे वो ग्रोसरी कर लेते थे महीने, हफ्ते, 10 दिन की। अब लोग जो हैं, जो सूरत हाल होगी है, लोग तो अब ज़रूरत के तहत ही आते हैं, बाहर निकलते हैं, चीज़ लेते हैं, क्योंकि पिछले 6-8 माह में लोगों की जो आमदनी है वो इंतहाई महदूद होगी है। कोरोना की वजह से कारोबार बंद थे, लोगों की मामलात जिंदगी जो थे। फहीम हमारे साथ मौजूद रही है, कराची का रुख करेंगे। शराज, आप बताइए, फहीम ने तो लाहौर की सूरत हाल बता दी, कराची में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। पहले ही शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे महंगाई की वजह से, और कोरोना वबा की वजह से जहां हज़ारों की तादाद में लोग अब बेरोज़गार हुए थे, ज़राए आमदन कम हुए थे, साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी कम हो गई थी। और इस दौरान हमने देखा था कि जहां हुकूमत को कुछ बड़ा रिलीफ देना चाहिए था, ख़ास करके खाने पीने की अशिया के हवाले से, वहाँ हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दिया, और उल्टा चीज़ें महंगी ही होती चली गई। तमाम तरह अशिया, चाहे वो दाल चावल हो, चीनी हो, घी तेल हो, आटा हो या सब्जियां हो, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम की रसद से मुकम्मल तौर पर दूर होती जा रही है। आटे की ही अगर बात की जाए तो शहर कायद में आटा तकरीबन 6 माह के दौरान 10 रुपए तक महंगा हो चुका है। 70 रुपए किलो इस वक्त चक्की का आटा मार्केट में फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटा 65 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर अशिया, दालें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। 150 रुपए से 220 रुपए किलो तक इनकी कीमतें जो हैं वो जा पहुंची हैं, और ऐसे में गरीब आदमी जो 500 या 600 रुपए दिहाड़ी कमाता है उसके लिए अब दाल रोटी का हुसूल भी इंतहाई मुश्किल होता चला गया है। साथ ही साथ सब्जियों की कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें करने लग गई हैं। ज़रूरी जुज़ टमाटर, आलू, प्याज जैसी जो रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है, तमाम घरों में इस्तेमाल होती है, जो है ना फरा, वो तो महंगी हो गई है। हमें शहराज ने भी बताया, फहीम ने भी बताया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी पर बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, फरमाइएगा, ये अवाम जो बढ़ती हुई महंगाई से मुसलसल परेशान होते चले जा रहे हैं, इसका कुछ हुकूमत ने बंदोबस्त किया है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में, जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम रखने की कोई हिकमत अमली है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरा एंड हमजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेसिकली फरा, बिल्कुल हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो उनको ना सिर्फ फाल किया गया है, बल्कि उससे एक स्टेप आगे पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है कि हमने एक पंजाब कीमत ऐप जो है ना, एप्लीकेशन को हमने लॉन्च की है, जिसमें कहीं से भी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की शिकायत मौसूल होती है तो बर वक्त उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी ये सवाल इसलिए मुझे अच्छा लगा, उसकी वजह ये है कि देखिए जो इंटरनेशनल कमोडिटीज या जो प्राइसिंग, तो आपको पता है कि वो अगर बढ़नी है तो बढ़नी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट के जो प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है किसी भी चीज़ की, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उसी रेट पे वो बिके। अब सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात वहाँ आती है कि जहाँ पे लोग मनमानी कीमतें लगा के बैठ जाते हैं, या पहले तो होर्डिंग का भी हमें बहुत सामना था, जिसके लिए फिर हमने लेजिस्लेशन की और बड़ी सख्त सजाएं। पहले क्या होता था कि जी अगर होर्डिंग की है, आपने छापा मारा, जो मुलाजमीन को पकड़ लिया, मालिक साहब जो है वो फिर आराम से बैठे हैं। तो अब जो लेजिस्लेशन है वो बड़ी हमने स्ट्रॉन्ग किस्म की इसीलिए की है कि जो मालिक होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनकी नॉन बेलेबल उनके ऊपर ऑफेंस लगेगी, साथ इसके ये कि उनका जो माल है वो भी जब्त होगा। इसी तरह अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस कंट्रोल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर एक तो ऑलरेडी महंगाई इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब आपकी अर्निंग जो है, आपकी जो कमोडिटीज है उनकी प्राइस के हिसाब से ना हो, तो ये तो ट्रेजेडी एक तो बिल्कुल ठीक मुसर्रत साहिबा, बिल्कुल ठीक हो गया।
ये कह दीजिएगा कि एक तो अज खुद इजाफा होता है जिसके हवाले से आपने हमें क्लियरली बता दिया कि जो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि चीज़ें वैसे ही महंगी हो रही हैं, जो रेट लिस्ट है वो ही बढ़ती चली जा रही है। आपने बल्दियाती इंतखाबात में जाना है, आपको नहीं लगता कि महंगाई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है? इसको कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को किसी तरह कंट्रोल किया जाए? हमजा, एक तो मैं आपकी बात को क्लियर करूं कि देखें, हमारा ये वैसे ही फर्ज है, अगर हमने किसी लोकल बॉडीज इलेक्शन में ना भी जाना हो तो देखिए आवाम को मतलब रिलीफ देना, सस्ती चीज रिलीफ देना ये ड्यूटी है किसी भी गवर्नमेंट की, विदाउट एनी इलेक्शन, अगर इलेक्शन करीब ना भी हो। और जो अभी जो आने वाला टाइम मैं देख रही हूँ एज ए वर्कर, या ज़ाहिर है हम लोग भी हर वक्त एक तो देखो ना, वी आर लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। गवर्नमेंट से मुराद ये कि लीडरशिप। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर आप बात को समझें कि हमें लोगों की आमदन को बढ़ाना है, हमें उन्हें रोजगार देना है और अपॉर्चुनिटीज इस तरह की देनी है कि अर्निंग बढ़ानी है ताकि ये चीजें उनको महंगी ना लगे। क्योंकि मैं अर्ज कर रही हूँ कि जो चीज एक जिस लेवल पे चली गई उसमें उससे नीचे नहीं आना, हमने लोगों का इनकम लेवल वहां तक लेके जाना है। मुसर्रत चीमा साहब, इस पे वो है ना, इस पे वो शेर याद आ गया, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। आमदन कब बढ़ेगी, कीमतें तो बढ़ गई। आप लोग कहते थे 2 रुपए पर यूनिट बिजली लाएंगे, तो आपने पिछले 2 साल में तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट जो है बिजली महंगी कर दी है। रिसेंटली जो इजाफा ये भी 1 रुपया 62 पैसे, ठीक है वो नेपरा की तरफ से की गई, लेकिन हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, अवामी नुमाइंदे आप हैं, तो कैसे आप फिर अवाम को ये समझा सकेंगे? तनख्वाहों में इजाफे उस तरह नहीं हो रहे, बल्कि तनख्वाहें कम हो रही हैं, कोरोना कट्स लग रहे हैं हर जगह पे। देखिए, कोरोना एक एक्सेप्शन थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, तो फिर इसमें से हमारी अल्लाह ने बड़ी खास करम किया कि हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फरा आपने बड़ी अहम इशू की तरफ आपने जो इशू को पॉइंट आउट किया है, उसमें मैं जो अर्ज करूं कि एक तो जो गुड न्यूज़ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शेयर करूं कि इंशाल्लाह हमारी जो बड़ी हमारी गवर्नमेंट ने मेहनत की है ये जो IPPs वाले इशू पे, और बिजली इंशाल्लाह जब सस्ती होगी ना तो फिर उसका इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर आएगा। आप देखें ना कि कमर्शियल जो जैसे जो फैक्ट्रियों में डोमेस्टिक जो यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का, जब बिल कम होंगे तो उसका इम्पैक्ट हर चीज। लेकिन कब तक होगा, कब तक सस्ती होगी? आप खुद ही तो कह रही है जो चीज अब ऊपर चली गई है वो तो नीचे नहीं आने की। बिजली इज एक्सेप्शन, बिजली तो करप्शन की वजह से ऊपर गई हुई थी। करप्शन के अलावा जो चीजें हमने इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन में मैं बात कर रही थी, लेकिन बिजली तो आपको पता है कि ये क्या कर रहे थे हमारे मुल्क में, इन्होंने जिस तरह से जो हशर मचाया हुआ था वो तो आपको पता है कि वो तो छुपी हुई करप्शन की वजह से जो इनको टैक्स और जो जी। अच्छा मुसर्रत साहिबा, सब्जी तरकारी जो है ना, जो आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं, जो मौसमियाती सब्जियां होती, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये तो लोकल पैदावार है और वही इसको तो गवर्नमेंट ने ही देखना है ना कि उनकी चीज़ें रेगुलेटेड हो, मार्केट में अवेलेबल भी हो। फिर किसान जो है शिकायत करते हैं कि उनकी जब जिन्स आती है तो उस वक्त बाहर से आप लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इसके बारे में भी क्या कुछ हुकूमत में पाए जाते हैं कि इकदाम लिए जाएँ कि लोकल जो पैदावार किसान है उसको फ़ायदा हो और लोगों को जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, सब्जी तरकारी है, कम से कम वो तो अर्जा नरखों पे मिले? जी फरा, आई एग्री विद यू। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम एक पूरी रिवाइज्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी पे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी चेंज हुए। अभी जो हुसैन जहानिया साहब आए हैं, ही इज वेरी वेल एक्सपीरियंस और माशाल्लाह उनको काफी तजुर्बा। फिर उससे जो अगली अच्छी बात जो मैं बैकएंड पे काम हो रहा है, समटाइम वो जब तक एग्जीक्यूट होता नजर नहीं आता। जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं वो उस टीम से ना सिर्फ प्लानिंग उसकी सारी मनसूबाबंदी के लिए उनकी हेल्प ले रहे हैं, तो हम ये करने लगे हैं। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि एक क्रॉप को किसान बस वो उगाना शुरू करता है तो उसी के ऊपर ही फोकस। हम बैलेंस जिसमें सब्जियां भी, जिसमें हर चीज की एक पूरी प्लानिंग और जिसमें एक फेडरल लेवल जी ठीक है, प्लानिंग की जा रही है। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि जी हम कर रहे हैं, बिल्कुल मामलात हो रहे हैं, लगे हुए हैं कि हम इस मसले पे हल और काबू पा लिया जाए, लेकिन अवाम बहुत शिद्दत से मुंतज़िर है कि उसे रिलीफ मिले। अच्छा, अब कुछ बातें उन अवामिल की करते हैं जिसमें हम सबका किरदार होता है। मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली, वैसे तो ये एक बड़ा सनती आलूदगी की वजह से पैदा हुआ वो मसला है, ये वो अफरैत है जिसने हम सबको अपनी जिसे कहना है शिकार कर लिया है, हुकूमत को मसाइल से दो चार कर दिया है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में
और हुकूमत ने इस हवाले से भी खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए। बिल्कुल, हम हमेशा यही बात करते हैं फरहान, पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि हमें पता है ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हम पहले से क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? जब एक मामला सर पर पड़ जाता है फिर हम कहते हैं कि जो इकदाम करने लगे हैं, तो वो पहले क्यों नहीं किए जाते? तो मानसून की बारिशों के दौरान भी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी, जो कितना पेनफुल है कि हम मतलब अल्लाह ताला की जिसे रहमत गिरदानते हैं, अगर वो भी हमारे लिए जहमत बन जाए तो अंदाज़ा करें कि हमारी कोताही, लापरवाही और गफलत जो है किस दर्जे होगी, कितनी खराब होगी, किस दर्जे होगी। अच्छा, इसमें जो अहम बात है ना हम सब, ये है कि मानसून का पूरा सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। अगर आप बचपन में पढ़ते हो तो हमने देखा था ना, बहिरा अरब से और खलीज बंगाल से हवाएं उठती हैं जो आती हैं, जो फिर पंजाब के इलाकों में बारिश का ज़्यादा बाइस बनती हैं और यहाँ पे बरसात होती है। लेकिन इस दफ़ा वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, तो कराची जो है उसमें अर्बन फ्लडिंग हुई, वहाँ पे बंदोबस्त नहीं था, जिसके नतीजे में पूरा जो है, और फिर यहाँ पे जहाँ बारिशें चाहिए थी वहाँ पर बारिशें, और फिर ये कहा गया कि कराची में तो कभी इतनी बारिश ही नहीं हुई, रिकॉर्ड टूट गए। पहले से इंडिकेटर्स मौजूद थे, रिसर्च हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन कुछ किया नहीं गया। ये कोई नहीं बताता कि भाई रिसर्च थी, इंडिकेटर्स थे, हमें कहा भी गया था लेकिन हमने नहीं किया। मैंने कुछ बात भी सुनी थी कि हुकूमत सिंध ने भी ये कहा था कि हमें तो पता गया था कि इतनी हैवी रेनफॉल होगी तो हम उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस हवाले से बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रियाज अहमद साहब से। रियाज अहमद साहब, आपके ख्याल में ये जो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का और ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, सबको पता है कि मानसून शिफ्ट हो रहा है, सबको पता है माहौलियाती आलूदगी है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और वजूहात हैं जो अहम हैं? जी बिल्कुल, मानसून सीज़न में अर्बन फ्लडिंग की चांसेस ज़्यादा होती है और तकरीबन अगर हम स्टेटिस्टिक में जाए तो मोस्टली हर साल मानसून सीज़न में जो बिग सिटीज़ है उसमें अर्बन फ्लडिंग होती है। और ख़ासकर पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि कराची में या सिंध में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बाज़ वेदर सिस्टम ऐसे आ जाते हैं मानसून में जिसमें कोई इतना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन इस साल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो ख़ासकर एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इंटेंसिटी ज़्यादा थी। कराची समेत मतलब सिंध में भी देख ले, सिंध के अलावा पंजाब में और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग रिकॉर्ड की गई है, वो उसकी वजह यही है, जैसे मैंने पहले भी बता दी कि एक तो मानसून सीज़न में जो मानसून रेन है वो बहुत ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेन होती है और ये इंटेंसिफाइड सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि चूँकि प्लान या लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिटी में, तो इंटेंसिटी जब भी बढ़ेगी ख़ासकर उसका जो ड्रेन सिस्टम है तो वहाँ इनंडेशन की ज़्यादा चांसेस होती है और फिर एक अर्बन फ्लडिंग वाला सिचुएशन जो बन जाता है। तो इसलिए ये कोई नई बिल्कुल चीज़ नहीं है। अर्बन फ्लडिंग पंजाब में चूँकि मानसून एक्टिविटी हर साल होती रहते हैं तो वहाँ पे तो साल में हर सीज़न में तकरीबन 2 या 3 दफ़ा फ्लडिंग होती है, ख़ासकर लाहौर में या फैसलाबाद में जो ये सिटीज़ है इस तरह बाकी। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा रेन भी हुई है और ज़्यादा जो फ्लडिंग है ख़ासकर अर्बन फ्लडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान के ज़्यादातर जो बिग सिटीज़ है उनमें पंजाब में भी और सिंध के अलावा केपी में भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा फ्लैश फ्लडिंग भी। मानसून पैटर्न तब्दील होने की, शिफ्ट होने की बात हो रही है, इस हवाले से बता दीजिएगा कि इसके आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे, क्या किया जा रहा है इसके लिए? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अपनी उसकी जो इम्पैक्ट्स है वो चलती आ रही है, ख़ासकर पाकिस्तान के वेदर सिस्टम जिस तरह और जो रोज़मर्रा जो एरियाज़ हैं जिसमें उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस तरह वेदर के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है और उसमें ट्रेंड। लेकिन अगर हम देखें ना तो मानसून की ट्रेंड है सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है इसमें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कराची में या साउथ में बारिश हुई है, तो जब हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं तो इस तरह इवेंट आते रहते हैं जो सिंध में ज़्यादा बारिश दे देते हैं, कुछ नॉर्थ में ज़्यादा बारिश जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। सॉरी, हम जिस सवाल कह रहे थे वो ये है कि निज़ाम जो है बारिश का सबब बनने वाला जो निज़ाम है ये 50% अब पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गया। यूजुअली ये होता था कि 20% जनूब की तरफ बढ़ता है और 80% शुमाल की तरफ जाना है। इस पैटर्न शिफ्ट की हम बात करें कि ये पैटर्न शिफ्ट क्या आगे भी इसी तरह से रहेगा? और हुकूमत ने कह दिया है कि सर्दियों में गैस
तो नहीं मिलने वाली, वो तो सिर्फ खाना बनाने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब है कि सर्दियाँ हमारे शुमाली इलाका जात में बहुत सख्त होती है। कुछ उसके बारे में भी बता दीजिए कि सर्दियाँ कितनी तवील हो सकती हैं, कितनी शिद्दत हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो क्या रहने के इम्कानात है, खुश्क सर्दी होगी, बारिशें वहाँ पर भी आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा मेट ऑफिस जो है वो हमें बता सकता है इस बारे में? डेफिनेटली सर्दी अभी है, टाइम है, क्योंकि हमारे पास जो सीज़न स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हम विंटर रेनफॉल में काउंट करते हैं। तो अभी मतलब टाइम है, क्योंकि अभी 3 महीने अभी बाकी है, जिसमें आगे हम इसके लिए प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन यह कि जो अभी आगे आने वाले जो दिन या जो महीने हैं, इसमें ओवरऑल जो एवरेज रेनफॉल है वो कम होता है। लेकिन विंटर के बाद हम बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम है जिसमें मतलब जी ठीक है। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वो यही कह रहे थे कि ट्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, अब उस पर इकदाम क्या किए जाते हैं फरा, वो हम सर्दियों में भी देख लेंगे। बिल्कुल सही। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे। सुबह